नमस्कार दोस्तों। विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग सीयूटी के एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी एक इम्पोर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें मैं इन्हीं चैप्टर के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ जो है कि कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज भी डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको अगर पसंद आए हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको लाइक करिए। और जिन व्यक्तियों ने नहीं देखा है, आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दे रहा हूँ और आप प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अपना। और आज का जो हमारा वीडियो है वो 3.2, जिसको हम डायलॉग्स बोलते हैं, यानी सॉल्ट सत्याग्रह जब हो गया या शुरू हो गया, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हो गया, तो किस तरह से सारी बातें निकल कर सामने आ रही थी, किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत की हालत थी, किस तरह से गांधी जी, ठीक है, अपने साथियों के साथ फ्रंट फुट पर थे। और एक पहला समय ऐसा देखने को मिला जब जो है कहते ब्रिटिश हुकूमत गांधी जी के पीछे पीछे और गांधी जी आगे आगे। तो ये पूरा जो समा था और इन सारी चीजों की कवरेज हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका की जो पत्रिका थी टाइम, यानी यूरोप में भी इस मूवमेंट की चर्चा हो रही थी। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मूवमेंट ये रहा होगा। सीधे सीधे सिविल डिसोबीडियंस, यानी चुपचाप आप अंग्रेजों के बनाए हुए जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ हैं उनको आप तोड़ रहे हैं लगातार, और बिना किसी वायलेंस के। तो दिस वाज द जस्ट लाइक ए मिरेकल इन द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो जब सॉल्ट मार्च हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं कि गांधी जी ने एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत के आंखों से काजल चुरा लिया। इरविन कुछ नहीं कर पाया। सॉल्ट लॉ अपने सामने तोड़ते हुए वो देखता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसको बहाना ही नहीं मिला। गांधी जी ने समझा दिया था कि भाई किसी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो अंग्रेजों के पास बहाना मिल जाएगा कि भाई तुमने लॉ ब्रेक किए हैं और वायलेंटली किए हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ये बताइए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हुए सॉल्ट लॉ के, सॉल्ट मार्च के, सॉरी। और इनसे कौन से तीन अहम मुद्दे, तीन अहम इंपॉर्टेंट बातें निकलकर सामने आई। तो कॉन्सिक्वेंसेस में भी आप ये पहले पैरा के जो तीन स्टेटमेंट है ये लिखेंगे। इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल के आई ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल के आई? पहली बात जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि गांधी जी ने अपना लोहा मनवा दिया। गांधी जी ने को लोगों ने जो हल्के में ले रखा था, गांधी जी को लोग समझने लगे कि भाई ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ही इज जस्ट लाइक अवतार। ठीक है, जो गरीबों की जो है क्या कहते हैं, आप कह सकते हो जो इंडिपेंडेंट इंडिया में रहने वाले जो लाखों लाख लोग थे उनको उनकी स्थिति से उबारने के लिए पैदा हुआ है। तो दुनिया ने यह जान लिया कि हम पूरी तरह से गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे तो हमें सॉल्वेशन मिल जाएगा, हमें इस जो गुलामी है उससे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, जैसा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा कई सारे ऑप्शन दिए गए थे कि सबसे ज्यादा किस मूवमेंट में औरतों ने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने आपको बताया था सॉल्ट मार्च में किया था। कि कैसे किया था, यहाँ पर आप एक व्यक्ति का नाम देख रहे हैं जिनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर, औरतों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ, ये प्रोटेस्ट किसके लिए हुआ? सॉल्ट लॉ के लिए हुआ। और यही वो ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने जो लिकर लॉस थे, यानी जो शराब बिक रही थी उस पर बंदी लगाने के लिए जो है क्या कहते हैं, गांधी जी के साथ ही खड़ी रही। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सरोजिनी नायडू थी, इसके अलावा अमृत कौर थी। ठीक है, ये सारे लोगों ने सॉल्ट मार्च में पूरी तरह से गांधी जी का सहयोग किया। दूसरी बात, वो वुमेन पार्टिसिपेशन है कि पहली बात क्या थी? पहली बात थी गांधी जी को वर्ल्ड लेवल पर लोग एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति मानने लगे। तो दूसरा, विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो चुका था। तीसरी जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही थी, अब अंग्रेजी हुकूमत को लगने लगा था कि भाई अब हमारा शासन ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है।
1857 के बाद पहली बार जो है अंग्रेज इतना घबरा गए थे कि अंग्रेज, मैंने जैसे बताया, बैक फुट पे थे। और इसके अलावा 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और इरविन ने क्या कहा कि आपका जो सीडीएम है यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसको आप वापस लो। गांधी जी का वापस तो नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इरविन ने कहा कि आप मेरी कुछ शर्तें मानिए, मैं आपकी कुछ शर्तें मानता हूँ। तो जो शर्त मानी गई उनमें एक शर्त यह भी थी कि आइए बैठकर बातें करेंगे, बातें करने से नतीजा निकलेगा। और इसीलिए इरविन ने एक तरह से इनवाइट किया कि चलो सारे लोगों को लंदन दर्शन कराते हैं, ठीक है। अब लंदन दर्शन क्या होगा, लंदन दर्शन आप लोग करिए, लोग खुश होंगे, ठीक है। सरकारी खर्चे पे जाएंगे सारे लोग, लंदन घूमेंगे, लोगों का मन बहल जाएगा, और शायद इस पॉइंट से लोगों का दिमाग अलग हो जाए और हम फिर से ज्यादा दिनों तक राज कर सकते हैं, ऐसा इरविन का सोचना था। और इसीलिए वहां पर लंदन में आप देख सकते हो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया। यानी कॉन्सिक्वेंसेस में आप ये भी लिखेंगे, 3 रीजन तो दे ही दिए गए, चौथा रीजन ये लिखेंगे क्या, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कॉल किया गया। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ये आपकी शुरू हो चुकी थी 1931 से, ठीक है। और 1931 से शुरू होकर ये आपकी लास्ट तीन जो है क्या कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और फाइनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अगर हम ये देखें सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का नतीजा, तो वो लगभग जीरो ही रहा। अब इस पर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन के लिए, कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ शुरू हुई, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई आपकी नवंबर 1930 से, ठीक है। अब 1930 से शुरू की, भाई पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं थे, क्यों नहीं थे, यहाँ पर देखिए मैंने इसको घेर घेर दिया। 1931 में गांधी जी रिलीज किए गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब दांडी मार्च हुआ था तो दांडी मार्च में क्या हुआ था, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में याद रखिएगा सारे बच्चों की कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी की जो लोकल पार्टी थी, मुस्लिम लीग थी, ये सारे लोगों ने, हिंदू महासभा थी, इन सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था, ठीक है। अब बात आती है दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका होता है 1931 में ही होता है, बाद में होता है, ठीक है। और इस दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब गांधी जी पार्टिसिपेट करने गए तो उनके सामने कई सारी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी तो मुस्लिम लीग की थी, ठीक है। मुस्लिम लीग अपना अलग राह अलग रही थी। जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए, सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ये सारी इन्होंने बातें कही। तो गांधी जी इससे वो बहुत नाराज थे, बहुत परेशान थे। दूसरा, जो प्रिंसली स्टेट थे यहाँ के, देखिए उस समय भारत एक ब्रिटिश इंडिया में बटा हुआ था, एक प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, और कुछ ऐसे स्टेट थे जिन पर जो है क्या कहते हैं जो है कमिश्नर्स एरिया हुआ करते थे। तो कई सारे एरिया में ये जो है बटा हुआ था। तो प्रिंसली राजे रजवाड़े वाले स्टेट थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा जो है क्या कहते हैं हमारी अपनी टेरिटरी है, उनके अपनी मुद्दे हैं, इनसे हम अलग रूप में बात करेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज समस्या सबसे सामने आ रही थी वो थी भीमराव अम्बेडकर की, जो दलितों के मसीहा थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से मुसलमानों को 1909 में 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्शन दे दिया गया, और 1919 में अगर हम बात करें तो जो है क्या कहते हैं सिखों को, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं अलग अलग धर्म को मानने वालों लोगों को सेपरेट इलेक्शन की सुविधा दे दी गई। इसी तरह से जो दलित लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी जो चुनाव है उनमें आरक्षण मिलना चाहिए। अब इस बात पर गांधी जी बड़े नाराज हो गए। गांधी जी कहा यार तुम ऐसा है कि जो घर की बातें वो घर में करवा के ना, तुम दुनिया को जाके क्या बता रहे हो कि हमारे यहाँ इस तरह से जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोसाइटी हमारे यहाँ कैटेगराइज्ड है वगैरह वगैरह। तो गांधी जी के सामने बड़ी सारी समस्याएं आई थी। और यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्टेटमेंट बताता हूँ विंस्टन चर्चिल का। उन्होंने कहा था एक भूखा अधनंगा फकीर जो है क्या कहते हैं लोगों के साथ मिलकर चल रहा है, और यहाँ पर जो है सभा में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे मुद्दे थे जिनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
डिस्कस किया गया, लेकिन कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला। अच्छा, इस समय हम देखते हैं कि 1932 के आसपास एक नए वायसराय आ जाते हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। इनका नाम होता है लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन बिल्कुल विलिंग नहीं होते हैं इंडियंस के साथ। उनको ये लगता है कि इंडियंस के साथ किसी भी तरह की सिंपैथी जरूरी नहीं है। ठीक है। और उन्होंने खासकर गांधी जी के बारे में एक चीज लिखी। उन्होंने कहा कि ये जो गांधी जी है ना, इनको लोग जो है गॉड की तरह मानते हैं। जबकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत बहुत सारे सुपरस्टिशियस टाइप के जो है लोगों से घिरा हुआ है, का देश है, आप कह सकते हो। इवन अमेरिकन प्रेस ने भी गांधी जी की बहुत ज्यादा तारीफ की, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर किसी भी एक जो है एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी दिखाने वाले को भी एक भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। यानी ही वॉज टोटली टोटली अनसेटिस्फाइड विद द सेंटिमेंट ऑफ द इंडियंस। तो जिस तरह से मैंने लास्ट आपको जो है, जब मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो में बना रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट वाली भी चीजें पूछी जा सकती कि भाई ये स्टेटमेंट किसने कहा था। तो विलिंगडन का जो ये स्टेटमेंट है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विलिंगडन कब आया, किसके बाद आया? लॉर्ड इरविन के बाद आया। ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हो चुका था। अब ये सारी चीजें चल रही थी, एक तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहे थे। और एक चीज याद रखिएगा कि जब जब भी भारत में कोई बड़ी मूवमेंट हुई, ठीक है, तब तब ब्रिटिशर्स ने कोई ना कोई एक्ट पास किया। अब सीडीएम हो चुका था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, ठीक है, इतनी बड़े बड़े मूवमेंट हो चुके थे, सॉल्ट मार्च हो चुका था। अब अंग्रेजों को लगा कि हमें एक नया लॉ लेकर आना है, और नया लॉ 1935 में आया, जिसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी तक जितने भी ब्रिटिशर्स के द्वारा एक्ट बनाए गए थे, जो आपके 1773 से शुरू हुए थे, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था, इस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी दोनों की दृष्टि से। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 1935 का एक्ट अभी तक किस एक्ट में सबसे बड़ा एक्ट था। इसके बहुत सारे प्रोविजंस थे। ठीक है। इन प्रोविजंस में सबसे पहले तो इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट लाने की बात कही गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से स्टेब्लिश नहीं हुई। इसी में आज जिस तरह से हमारे यहाँ तीन लिस्ट हैं, एक है जो है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंस लिस्ट। इन सारे लिस्ट का जो है एक तरह से इमरजेंस हुआ था उस समय। सेंट्रल लिस्ट कहलाती थी आपकी फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट कहलाती थी, और कंकरेंस लिस्ट तो कंकरेंस लिस्ट थी। 1935 में ही हमारे यहाँ आरबीआई बनता है। बहुत सारे प्रोविजन इसमें थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चुनाव भी आ चुके थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव शुरू हो चुके थे। और इन चुनाव में टोटल 11 प्रोविंसेस के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से 8 प्रोविंसेस में जो है आप कह सकते हो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, बाकी मुस्लिम लीग और कुछ निर्दलीय लोग थे। तो इतना सारी चीजें बैकग्राउंड में होती चली जा रही थी, और यहाँ पर एक तूफान और आने वाला था, और वो तूफान था सितंबर 1939 का। और वो तूफान आप सारे लोग जानते हैं, द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हिटलर की बढ़ती हुई एम्बिशंस, जिसकी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे सकते में आ गए, और फाइनली हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया, और यहाँ से वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 1935 में ही ऑफिशियली डिमांड की गई थी। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऑफिशियल डिमांड की गई थी, और वो डिमांड किस चीज की गई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसका आइडिया सबसे पहली बार एम एन रॉय ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप पॉज करके लिख लीजिए। लेकिन इस डिमांड को अंग्रेजों ने एक तरह से खत्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। अभी क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। और चूंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इसलिए इंडिया को ही अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, हमारे लोगों को ही अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। इंडियन ट्रूप्स जो थे इनको भेजने लगे, ये लोग कहाँ, सेना में भेजने लगे, लड़ाई में भेजने लगे। अब ये जो सारी चीजें थी, इसको देखकर जो इंडियन लीडर्स थे, वो काफी नाराज हुए कि भाई हमारे यहाँ लोगों की इस तरह बलि क्यों दी जा रही है। और इस चीज के विरोध में आप देख सकते हो
कि अभी अभी जो है चुनाव हुए थे, 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत चुकी थी। लेकिन 1939 में ही आप देख देख रहे हैं कि क्या होता है, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया इस बात का कि हमारे जवानों का जो है खून यूं ही नहीं बहाया जाएगा ब्रिटेन के फेवर में जाके, कि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में है तो इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में लड़ेगा जर्मनी के खिलाफ। और इसका घोर विरोध हुआ। कांग्रेस के जितने भी लोग थे उन्होंने जो सत्ता थी वहां से रिजाइन दे दिया, और रिजाइन देने के बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया ताकि प्रेशर बन सके ब्रिटेन के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि एक एक तरफ तो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में इंगेज है ही, अगर हम यहां से भी ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे तो हमें आज़ादी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है। और इंडिविजुअल सत्याग्रह में पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक तरह से सीरीज ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल्स इवेंट और स्टार्टेड। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सारी चीजें चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बता, 1940 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक भारतीय नेताओं के बीच में ब्रिटिश हुकूमत के बीच में एक समझौता होता है, इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। अगस्त ऑफर में कहा गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड को हम मान लेते हैं, ये ब्रिटेन ने कहा था, और आपको आपका संविधान हम बनाने के लिए आज्ञा दे देंगे। लेकिन कब? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा और इस वर्ल्ड वॉर में आप इंडियन ट्रूप्स को भेजेंगे। सत्ता के भूखे हर जमाने में लोग हुए हैं। यहाँ पर भी समझौता मान लिया गया और भारतीयों को वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भेजा जाने लगा। यहाँ पर गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाने लगा, एक तरह से ब्लेम लगाया जाने लगा इनके ऊपर। दोस्तों, ये सारी चीजें जो चल रही थी इस समय, जो आ, ब्रिटेन में पार्टी थी, ये भी पूछा जाता है इस समय जो पार्टी थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी। और उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो विंस्टन चर्चिल थे, जो हिंदुस्तान को कभी भी आजाद कराने के फेवर में नहीं थे। वो ये चाहते ही नहीं थे कि जो इंपीरियलिस्टिक सिस्टम है, जो कॉलोनियल सिस्टम है, वो कॉलोनियल सिस्टम कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो। ठीक है। लेकिन वहीं पर ब्रिटेन में अगर हम देखें तो एक अपोजिशन की पार्टी थी जिसको लेबर पार्टी कहा गया। लेबर पार्टी के जो मेंबर थे वो इंडियन की एस्पिरेशन के साथ थे। दे वर सिंपैथेटिक टू द इंडियन सेंटिमेंट्स। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रिटेन पर जब ज्यादा दबाव पड़ने लगा तो 1942 में चर्चिल ने एक डेलीगेशन यहाँ पर भेजा, और उस डेलीगेशन को क्रिप्स मिशन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैफर्ड क्रिप्स। ये स्टैफर्ड क्रिप्स जब आपका 1927 में साइमन कमीशन आया था उसके भी मेंबर हुआ करते थे। तो उन्होंने प्रपोजल रखा। ठीक है। इन्होंने प्रपोजल रखा कि जो है, अगर जर्मनी के खिलाफ भारतीय नेता ब्रिटेन का साथ दे, भारतीय जनमानस ब्रिटेन का साथ दे, तो हम आगे आने वाले समय में किसी इंडिया के व्यक्ति को, इंडियन को, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिफेंस मिनिस्टर की जो है पोस्ट दे देंगे, और भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन का भी जो तमाशा था वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। भारतीयों ने इसको भी खारिज कर दिया। अब जो एक आखिरी उम्मीद सी बची हुई थी कि क्रिप्स मिशन के द्वारा कुछ अच्छा किया जाएगा, वो भी उम्मीदें टूट चुकी थी। तो आगे क्या होने वाला था? आगे होने वाला था क्विट इंडिया मूवमेंट। इस क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन कंपटीशन के लिए मैंने दी है, प्लीज आप उसको जरूर कॉपी पे नोट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। इस पर हमारे 12th वाले बच्चों के लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, वो लिख कर मैं दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अंत में फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।